आर्सेनल के प्री सीजन टूर का आज पहला मैच है। तो आर्सेनल आज एफसी नूरनबर्ग के साथ मैच खेलने वाली है। तो आर्सेनल की टीम, जैसे आप सभी को पता ही होगा कि ऑलरेडी जर्मनी में एडिडास के हेडक्वार्टर्स में वहाँ पे ट्रेनिंग कर रही है पिछले एक हफ्ते से। और आज फाइनली आर्सेनल का पहला प्री सीजन का गेम है, तो हमें पता चलेगा एक तरीके से कि कौन से नए प्लेयर्स इंटीग्रेट हो रहे हैं टीम में। डेफिनेटली नूरनबर्ग भी एक बुंडेसलीगा 2 की टीम है, मतलब एक डिवीजन 2 की टीम है बुंडेसलीगा में। तो आर्सेनल भी अपनी मेन टीम तो नहीं उतारेगी। बहुत सारे प्लेयर ऑलरेडी अभी आए नहीं है जो इंटरनेशनल ड्यूटीज पे गए थे, तो अभी ज्यादा प्लेयर्स हैं नहीं, बट स्टिल नई साइनिंग्स को देखना चाहूंगा। हो सकता है गैब्रियल जेसूस स्टार्ट करें, फाबियो वीरा डेफिनेटली स्टार्ट नहीं करेंगे बिकॉज शायद उन्होंने कोई इंजरी पिक कर ली थी जिससे अभी वो रिकवर कर ही रहे हैं। तो इंटरेस्टिंग रहेगा देखना। आज 9 बजे से मैच है, तो जरूर आप भी देखिएगा। बाद में हम उसका एक पोस्ट मैच डिस्कशन जरूर लाऊंगा मैं चैनल पे। ट्रांसफर न्यूज पे बढ़े तो आर्सेनल की जो सबसे बड़ी ट्रांसफर न्यूज इस टाइम पे आ रही है कि आर्सेनल अब काफी सारे मिडफील्डर्स में इंटरेस्टेड हो गई है, जिसकी हमें जरूरत भी है। बिल्कुल सही बात है। तो एक पहला नाम जो निकल के आ रहा है वो है लूकस पक्वेटा का। तो लूकस पक्वेटा जो ओलंपिक लियोन के लिए और ब्राजील नेशनल टीम के लिए खेलते हैं, 24 साल के हैं और काफी अच्छे टैलेंट है। काफी अच्छा सीजन जा रहा है उनका। 9 गोल अराउंड शायद उन्होंने वहां इस बार लीगा में स्कोर किए थे और ब्राजील के लिए भी रेगुलर स्टार्टर हैं। तो डेफिनेटली एक बहुत बेहतरीन प्लेयर है। बट जो मेरा उस पर डाउट है वो ये है कि क्या हमें लूकस पकेटा के स्टाइल का प्लेयर चाहिए इस मोमेंट ऑफ टाइम पे। लूकस पकेटा ज्यादातर एक अटैकिंग मिडफील्डर या नंबर 10 वाले रोल में खेलते हैं, कभी कभार नंबर 8 में भी खेलते हैं, बट उनका मेन रोल अगर देखा जाए तो नंबर 10 वाला ही रोल है। तो आर्सेनल को मेरे ओपिनियन में तो उस रोल का प्लेयर और नहीं चाहिए, बिकॉज हमारे पास ऑलरेडी मार्टिन ओडेगार्ड है। फाबियो वीरा की साइनिंग हमने कर ली है और आर्सेनल कभी भी एक से ज्यादा नंबर 10 तो खिलाएगी नहीं। एमएल स्मिथ रो भी हैं जो उस पोजीशन में कवर कर सकते हैं। तो ऑलरेडी इतने सारे प्लेयर हैं उस प्रोफाइल के। तो लूकस पकेटा की साइनिंग होना तो मुझे तो काफी मुश्किल लग रहा है। उनकी फीस भी काफी ज्यादा होगी। बताया जा रहा है कि 50 से 60 मिलियन यूरोस चाह रही है ओलंपिक लियोन उनके लिए। न्यू कासल अपेरेंटली इंटरेस्टेड थी उनमें, बट वो अभी कोई ऐसे क्लब में जाना चाहते हैं जो यूरोप में हो, और न्यू कासल को इसीलिए उन्होंने शायद स्नप कर दिया इस मोमेंट ऑफ टाइम पे। तो देखना रहेगा क्या आर्सेनल इस डील में आगे बढ़ती, बिकॉज एक बहुत एक्सपेंसिव साइनिंग होगी। कभी ज्यादा नहीं होता है आपकी टीम में क्वालिटी प्लेयर्स, बट आपके पास अगर लिमिटेड फंड्स है और आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट गैप्स फिल करने हैं टीम में, तो आप एक लग्जरी साइनिंग की तरफ तो नहीं जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर सच कंटेंट। एक और मिडफील्डर जिसमें आर्सेनल इंटरेस्टेड है वो है इस्माइल बेनेकर। तो इस्माइल बेनेकर भी 24 साल के मिडफील्डर हैं, बट मेरे ख्याल से वो एक सही प्रोफाइल के मिडफील्डर हैं, बिकॉज वो डिफेंसिव मिडफील्डर की रोल में खेलते हैं और जिसकी हमें काफी सख्त जरूरत है। तो जैसे कि हमें कुछ अभी थॉमस पार्टे से रिलेटेड एलिगेशन सुनाई दे रही हैं ट्विटर पे, तो आई होप कि वहां पे सब सॉर्टेड आउट हो। बट स्टिल वहां पे हमें थॉमस पार्टे के होने के बावजूद भी प्लेयर की जरूरत थी, बिकॉज थॉमस पार्टे काफी इंजर्ड रहते हैं और कभी कभार हम डबल पिवट में भी खेलते हैं, तो वहां पे हमें एक और डिफेंसिव मिडफील्डर चाहिए। एलनेनी डेफिनेटली काम कर लेते हैं, बट वो ऐसे प्लेयर नहीं है जिसके साथ आप पूरा सीजन खेलना चाहेंगे। सेम गोज विद लोकोंगा कि लोकोंगा को मैं इस बार यूरोपा लीग में तो देखना चाहूंगा, बट प्रीमियर लीग के 38 गेम में मैं लोकोंगा को नहीं देख सकता। मतलब नहीं देख सकता से मेरा मतलब है कि मैं उन्हें पूरे 38 गेम में अच्छा परफॉर्म करते हुए नहीं देख सकता, बिकॉज लास्ट टाइम उन्होंने कुछ फ्लेयर्स दिखाए थे, कुछ मूवमेंट्स दिखाए थे, बट वो कंसिस्टेंसी नहीं है उनके पास। तो इस्माइल बेनेकर जो कि एक एक्स आर्सेनल प्लेयर है, आर्सेनल के लिए अंडर 23 में खेलते थे, एक सीनियर अपीयरेंस करी थी आर्सेनल के लिए, उसके बाद आर्सेनल ने रिलीज कर दिया था, दूसरे क्लब चले गए थे वो। बट अब वो एसी मिलान के लिए खेलते हैं और एसी मिलान के लिए उन्होंने लास्ट सीजन 31 मैच खेले, जिसमें से 15 स्टार्ट्स थी और 16 एज अ सब्स्टिट्यूट थे। तो इससे जो मुझे समझ आता है कि इस्माइल बेनेकर एसी मिलान के इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, बट ऐसे प्लेयर नहीं है कि जिसके बिना एसी मिलान का काम ना चले। और उन्हें अभी अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन दिया गया था, बट पहले वो एक बार साइन करने वाले थे उस कॉन्ट्रैक्ट को, बट फिर उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन को रोक दिया। हो सकता है कि आर्सेनल की उनसे बात चल रही है, बिकॉज हमने देखा है कि आर्सेनल अगर किसी प्लेयर को सही में लाना चाहती है तो उनकी ज्यादा बातें लीक नहीं होती। बताया जा रहा है कि आर्सेनल एक 40 मिलियन की बिड सबमिट कर सकती है, 40 मिलियन यूरोस की, और शायद वो ऐसी फीस होगी जिसपे एसी मिलान उन्हें बेचने के लिए तैयार हो जाए, बिकॉज उनके कॉन्ट्रैक्ट में 2 ही साल बचे हैं। तो अगर एसी मिलान उन्हें बेचना चाहती है तो एक परफेक्ट टाइमिंग होगा। तो मेरे ख्याल से अगर इस्माइल बेनेकर की साइनिंग बिल्कुल परफेक्ट साइनिंग हो सकती है आर्सेनल के लिए। डेफिनेटली वो एक ऐसे रोल के प्लेयर हैं जिसकी अभी आर्सेनल की टीम को काफी जरूरत है। तो आई विल बी वेरी मच एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड
कि इस न्यूज़ को आगे कैसे डेवलप होती है ये, और क्या इस्माइल बेनेकर आर्सेनल प्लेयर बन पाते हैं या नहीं। उसके साथ साथ मिलेंकोविच सैविच, जिनसे आर्सेनल के लिंक आ रहे थे, और बताया जा रहा था कि ही इज ऑल्सो अ प्लेयर जिसके लिए आर्सेनल सीरियस बिड सबमिट कर सकती है। लेकिन अब डी मार्जियो की तरफ से ये खबर आ रही है कि आर्सेनल की उनकी साइनिंग करना काफी मुश्किल है, बिकॉज जो प्राइस अभी लाजियो चाहता है उनके लिए वो है समथिंग अराउंड 65 मिलियन पाउंड्स। तो डी मार्जियो का ये मानना है कि कोई क्लब अभी मिलेंकोविच सैविच में इतना पैसा इन्वेस्ट करने को नहीं देख रहा है, और डेफिनेटली आर्सेनल तो इतना पैसा इन्वेस्ट करने को नहीं देख रही है, तो ये साइनिंग का होना काफी मुश्किल है। मिलेंकोविच सैविच को मैं बहुत पसंद करता हूँ, मैं जरूर चाहता कि वो आर्सेनल खेलने आए, बट जो प्राइस पे वो बताए जा रहे हैं, आई डोंट थिंक ही इज वर्थ लाइक समथिंग अराउंड 70-80 मिलियन यूरोज। अगर वो 50 से 60 मिलियन यूरोज में आते तो एक अच्छी साइनिंग होते, हमारी मिडफील्ड को अपग्रेड करते, बट ऐसे प्लेयर भी नहीं है जिसपे आप पूरा बैंक लाइक तोड़ दें और उसके बाद आपकी बाकी जगहों पे साइनिंग्स ना कर पाए। तो देखना रहेगा ये वाली स्टोरी कैसे डेवलप होती है। मैनचेस्टर यूनाइटेड पे बढ़े तो अब लग रहा है कि लिसांड्रो मार्टिनेज वाली डील में मैनचेस्टर यूनाइटेड का पलड़ा भारी हो चुका है। तो कुछ दिन पहले तक जो रिपोर्ट हो रहा था कि लिसांड्रो मार्टिनेज ने अभी तक कोई क्लब डिसाइड नहीं किया है, वो सिर्फ प्रीमियर लीग जाना चाहते हैं, और आर्सेनल और यूनाइटेड में से जो भी ज्यादा बिड करेगा वो उनमें से फिर डिसाइड करेंगे कि वो कौन से क्लब में जाना चाहते हैं। तो कल जो शाम को रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग की मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक नई बिड सबमिट कर दी है, विच इज समथिंग अराउंड 50 मिलियन यूरोज, जो कि आईएक्स का वैल्यूएशन था उनके रिगार्डिंग। तो अब बताया जा रहा है कि आईएक्स का बोर्ड सीरियसली कंसिडर कर रहा है सेलिंग लिसांड्रो मार्टिनेज। आईएक्स का बोर्ड रिलक्टेंट था स्टार्टिंग में, बिकॉज उन्होंने काफी प्लेयर्स ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, तो उन्हें ऐसे पैसों की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए वो एक बहुत बड़ी बिड के लिए होल्ड करके रखे थे। तो मेरा ओपिनियन इसमें अब ये है कि अगर 50 मिलियन यूरोज मैनचेस्टर यूनाइटेड पे कर रही है तो मेरे ख्याल से आर्सेनल इसमें से हट जाएगी, बिकॉज लिसांड्रो मार्टिनेज जो कि एक अच्छी साइनिंग होते डेफिनेटली आर्सेनल के लिए, बट आई डोंट थिंक कि आर्सेनल 50 मिलियन एक ऐसे प्लेयर के लिए खर्च करेगी जो हमारे लिए शायद स्टार्ट भी ना करे, बिकॉज हमारे पास गेब्रियल है एट लेफ्ट सेंटर बैक, केरन टियर्नी है एट लेफ्ट बैक, और डीएम में थॉमस पार्टे हैं। और डीएम में मैं उन्हें स्टार्ट करता हुआ नहीं देखता, फॉर द ओनली रीजन कि उन्होंने वहां पे 2-3 साल से खेले नहीं है गेम्स, और प्रीमियर लीग में आके आप सिंगल पिवट में खेलना तो बहुत मुश्किल होगा। तो अब मुझे लग रहा है कि लिसांड्रो मार्टिनेज को तो मैनचेस्टर यूनाइटेड ही ले जाएगी। अगर वो उन्हें एज ए सेंटर बैक ले जा रही है तो काफी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि एज ए सेंटर बैक वो कैसे फेयर करते हैं इन प्रीमियर लीग, जो कि अपनी फिजिकलिटी के लिए बाकी लीग से ऊपर मानी जाती है, और 5'8" पे काफी मुश्किल होगा उनके लिए इतनी फिजिकल लीग में सरवाइव करना एज ए सेंटर बैक। आर्सेनल जब उनके लिए जा रही थी तो आर्सेनल उन्हें लेफ्ट बैक की तरह देख रही थी, जो कि एक लाइक इजियर ऑप्शन है देन बीइंग अ सेंटर बैक एट अ शॉर्ट हाइट, बट देखना रहेगा, हो सकता है उनमें ऐसी क्वालिटीज हैं कि वो शॉर्ट हाइट पे भी सरवाइव कर ले इन प्रीमियर लीग। उसके साथ साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो से रिलेटेड एक नई अपडेट आई है फब्रिसियो रोमानो ने। तो फब्रिसियो रोमानो ने अपडेट दी है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल नॉट बी ट्रैवलिंग टू द प्री सीजन टूर इन बैंकॉक। तो काफी लाइक एक सेटबैक है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, बट शायद मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस ने और मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड ने देख लिया था, जैसे कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ट्रेनिंग के लिए नहीं लौटे थे साइटिंग पर्सनल रीजंस, और अभी भी ये कहा जा रहा है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड बोर्ड ने उन्हें अपना टाइम दिया है कि अपने वो पर्सनल इश्यूज सॉल्व कर लें आराम से। तो अब मतलब काफी एक तरीके से ये लाइक आपकी डर्टी लॉन्ड्री बाहर आ चुकी है कि अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो छोड़ के जाना चाहते हैं। ऑफ कोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड उन्हें सेल नहीं करना चाहती है, बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो वांट्स टू लीव फॉर अ क्लब जहां पे उनके एम्बिशन सेटिस्फाई हो सके, जहां पे वो चैंपियंस लीग खेल सके। तो देखना रहेगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो अब कहाँ जाते हैं नेक्स्ट क्लब पे। जो मेजर ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं वो हैं चेल्सी और बायर्न म्यूनिच। देखना रहेगा क्या वो एक राइवल क्लब में जाते हैं, और अगर जाते हैं तो काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगी चीजें अगले सीजन के लिए। पॉलो डिबाला से मैनचेस्टर यूनाइटेड लिंक हो रही थी, और अब बताया जा रहा है कि पॉलो डिबाला एक वेज कट के साथ भी खेल लेंगे। तो बताया जा रहा था कि पहले जो पॉलो डिबाला को 200K 300K अ वीक की वेजेस चाहिए, अब डिमार्जियो ने नई अपडेट दी है कि पॉलो डिबाला इज अग्रीइंग टू प्ले एट 100K अ वीक। तो 100K अ वीक पे एक फ्री साइनिंग में पॉलो डिबाला एक बहुत ही अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जाते हैं तो उन्हें लाते हुए देख सकती है, बट स्टिल मैं यही कहूंगा कि वो उन्हें खिलाएंगे कहाँ पे। लाइक आपको एक आउट एंड आउट नंबर 9 चाहिए अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो जाते हैं। आपके पास विंग्स पे ऑलरेडी प्लेयर इन द फॉर्म ऑफ जेडन सैंचो और मार्कस रैशफोर्ड, एंथनी एलांगा। आप एंटनी को लाने की सोच रहे हैं तो आपके पास 4 विंगर तो यही हो गए। उसके साथ साथ आपके पास नंबर 10 में इतने सारे प्लेयर हैं, आपके पास ब्रूनो फर्नांडेज हैं, आपके पास डॉनी वैंड बीक हैं, क्रिश्चियन एरिक्सन आ रहे हैं। तो लाइक
पॉलो डिबाला कहाँ नंबर 9 खिलाना चाहेंगे? बहुत मुश्किल होगा प्रीमियर लीग में पॉलो डिबाला के लिए एज ए नंबर 9 खेलना। लाइक एक वाइड प्लेयर की तरह मैं उन्हें खेलता हुआ देख सकता हूँ। पॉलो डिबाला आर्सेनल से भी लिंक हुए हैं, तो अगर 100 के वीक पे आ रहे हैं तो बहुत बेहतरीन साइनिंग होगी आर्सेनल के लिए। एक एक्सपीरियंस अटैकर लाएंगे, क्वालिटी लाएंगे हमारे अटैक में, जो कि इम्प्रूव कर सकता है आर्सेनल के करंट अटैक को। देखना रहेगा पॉलो डिबाला का फ्यूचर कहाँ लाया करता है। चेल्सी पे बढ़े तो भाई चेल्सी के नए ओनर टॉड बोली ने बिल्कुल ट्रांसफर मार्केट में आग लगाई हुई है। एक के बाद एक डील हाईजैक करने की कोशिश तो करते ही रहते हैं वो। रफीनिया वाली डील हाईजैक करने की कोशिश करी थी, बट उसमें अब अपडेट आई है कि बार्सिलोना आर वेरी क्लोज टू कंप्लीटिंग द डील विद लीड्स, और वो अब पैसा पता नहीं कहाँ से ले आए हैं बार्सिलोना, बट ले आए हैं। उसके साथ साथ उन्होंने रिचार्लिसन और गैब्रियल जेसूस की भी डील हाईजैक करने की कोशिश करी, जो अब अपने रेस्पेक्टिव क्लब्स में पहुंच चुके हैं। अब उन्होंने नई एक डील हाईजैक करने की कोशिश करी है डियोंग, और उसी के लिए शायद वो कल बार्सिलोना भी पहुंच गए थे, जहां पे उन्होंने लपोर्टा के साथ बात करी और एलुमनी के साथ बात करी। तो बार्सिलोना के साथ काफी सारे प्लेयर्स डिस्कस करे हैं चेल्सी ने, जैसे कि मार्कस अलोंसो और एस्पेलिक्वेटा, वो शायद बार्सिलोना की तरफ जा सकते हैं। उसके साथ साथ सर्जिनियो डेस्ट और फ्रेंकी डियोंग चेल्सी की तरफ आ सकते हैं। टॉड बोली स्वैप में देना चाहते हैं एस्पेलिक्वेटा और मार्कोस अलोंसो को, और फ्रेंकी डियोंग शायद ले आए चेल्सी पे। बट अब जो रिपोर्ट्स आ रही है कि फ्रेंकी डियोंग शायद उतने इंटरेस्टेड ना हो इन द चेल्सी मूव, फॉर द ओनली रीजन, एक तो एरिक टेन हैग के साथ वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में खेलना चाहेंगे, और दूसरी बात वो ये देखते हैं कि चेल्सी के मिडफील्ड में उनके लिए अभी जगह नहीं है एक तरीके से। मतलब चेल्सी के पास ऑलरेडी कांटे, कोवाचिच और जॉर्जिनियो हैं, और गैलेगर भी उनके वापस आ रहे हैं, और भी उनके एक दो यंगस्टर हैं जिनका मेरे को अभी नाम भी नहीं पता, मेसन माउंट भी हैं। तो मतलब चेल्सी की एक स्टैक्ड मिडफील्ड है। वहीं मैनचेस्टर यूनाइटेड में आपको गारंटीड प्लेइंग टाइम मिलेगा, एक वर्ल्ड कप ईयर में आप गारंटीड प्लेइंग टाइम चाहेंगे, और डेफिनेटली फ्रेंकी डियोंग की जगह तो नेदरलैंड स्क्वाड में पक्की है, बट स्टिल मैनचेस्टर यूनाइटेड में उन्हें एरिक टेन हैग मिलेंगे जिनके साथ उन्होंने काम कर रखा है पहले। तो इंटरेस्टिंग रहेगा अगर डियोंग वाली डील चेल्सी हाईजैक कर लेती है, और टॉड बोली की एक स्टेटमेंट साइनिंग हो सकती है वो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए तो ऑलरेडी बिड तैयार कर ही रही है चेल्सी। अब देखना रहेगा क्या क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक राइवल प्रीमियर लीग क्लब में आते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी यहाँ पे चीज़ें। उसके साथ साथ डेलिक्ट वाली डील में भी चेल्सी एक बार काफ़ी आगे बढ़ रही थी। टूशल बहुत एडमायरर हैं डिलिक्ट के, टूशल की प्रेफरेंस के प्लेयर हैं मैथायस डिलिक्ट, लेकिन अब बताया जा रहा है कि चेल्सी थोड़ा पीछे आ गई है, बिकॉज डिलिक्ट जो है वो बायर्न म्यूनिच जाना चाहते हैं, और बायर्न का भी डेफिनेट इंटरेस्ट है मैथायस डिलिक्ट में। बायर्न की भी डिफेंडर्स की हालत काफ़ी बेकार है, अभी उनके निकलस सूले भी डॉर्टमंड चले गए हैं, उनके पास शायद एक उपमकानो और हर्नांडेस ही हैं, दो ही डिफेंडर हैं। उपमकानो तो काफ़ी बेकार डिफेंडर हैं। बायर्न को भी डेफिनेटली अपने डिफेंडर्स अपग्रेड करने की ज़रूरत है, और मैथायस डिलिक्ट से अच्छा अपग्रेड तो शायद कोई हो नहीं सकता। तो देखना रहेगा क्या चेल्सी एक और डील से हाथ खो बैठ सकती है, बिकॉज अभी रिसेंट टाइम में काफ़ी सारी डील्स उनके हाथ से निकलती जा रही हैं। तो देखना रहेगा क्या मैथायस डिलिक्ट चेल्सी आते हैं या बायर्न म्यूनिच उन्हें खींच के ले जाती है। आज की ट्रांसफर न्यूज़ में इतना ही, मिलता हूँ और ट्रांसफर न्यूज़ के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।